एट ग्रास, जो कि एक पोयम है और लिखी है फिलिप लर्किन ने। आइए इसको समझते हैं। एक हरे भरे मैदान में जहाँ लंबी लंबी घास लहराती थी, दो प्यारे घोड़े आराम कर रहे थे। धूप बहुत तेज थी, इसलिए वे एक बड़े पेड़ की ठंडी छाया में जाकर बैठ गए। उनकी चमड़ी का रंग घास और मिट्टी से इतना मिलता जुलता था कि अगर कोई दूर से देखे तो उन्हें पहचान भी नहीं पाएगा। ऐसा लगता था मानो वे घास के साथ घुल मिल गए हों। हवा बिल्कुल शांत थी, इसलिए उन घोड़ों के पूंछ और गर्दन के लंबे बाल बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे। वे एकदम चुपचाप खड़े थे, जैसे कोई रहस्य छुपा रहे हों। तभी अचानक हल्की हल्की हवा चलने लगी। हवा के झोंके से एक घोड़े की पूंछ थोड़ी हिली और उसके गर्दन के बाल भी लहराने लगे। फिर वह घोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा और हरी घास को चबाने लगा। वह थोड़ा इधर उधर भी घूमा। दूसरा घोड़ा वहीं खड़ा रहा, शांत और स्थिर। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले घोड़े को घास खाते हुए देख रहा है। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वह कोई आवाज़ नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद हवा फिर से शांत हो गई। पहला घोड़ा भी एक जगह पर रुक गया। अब दोनों घोड़े फिर से पहले जैसे शांत और स्थिर खड़े थे। वे ठंडी छाया में ऐसे छिप गए थे कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वे फिर से उस बड़े घास के मैदान का एक गुमनाम हिस्सा बन गए हों। तो इस स्टैंजा में कवि हमें बताना चाहते हैं कि प्रकृति में बहुत सी सुंदर चीज़ें छुपी हुई है। हमें उन्हें ध्यान से देखना पड़ता है, तभी वे हमें दिखाई देती हैं। जैसे हवा चलने पर घोड़े थोड़ी देर के लिए दिखते हैं और फिर वापस प्रकृति में गुम हो जाते हैं, वैसे ही हमें भी अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों में सुंदरता ढूंढनी चाहिए। तो ये जो पोएम है एक एट ग्रास, घोड़े के बारे में है जो घास के मैदान में आराम कर रहे हैं। जो पहली लाइन है उसमें कवि कहते हैं कि घोड़ों को ठंडी छाया में देखना मुश्किल है जहाँ वे छिपे हुए हैं। फिर कवि कहता है कि जब हवा चलती है तो उनकी पूंछ और गर्दन के बालों को परेशान करती है, तब वे दिखाई देते हैं। उसके बाद एक घोड़ा घास चरने लगता है और थोड़ा इधर उधर घूमता है। दूसरा घोड़ा ऐसा लगता है जैसे वह उसे देख रहा हो। और लास्ट की जो पंक्ति है उसमें कवि कहता है कि घोड़ा फिर से गुमनाम हो जाता है, मतलब वह घास के मैदान में फिर से छिप जाता है और आसानी से दिखाई नहीं देता। कवि शांत और छिपे हुए घोड़ों के एक पल का वर्णन करते हैं जो हवा चलने पर थोड़ी देर के लिए दिखाई देते हैं और फिर घास के मैदान में वापस घुल मिल जाते हैं। सेकंड स्टैंजा में कहा है, लेकिन शायद 15 साल पहले 2 दर्जन दूरियां ही काफ़ी थी उन्हें एक कहानी बनाने के लिए। धुंधली दोपहरों, कप, दांव और बाधाओं की, जिनके द्वारा उनके नाम बनाए गए थे। धुंधली पुरानी जून की यादों में जड़ने के लिए और थोड़ा विस्तार से। तो कभी सोच रहा है कि शायद 15 साल पहले कुछ ही जानी पहचानी जगह या अनुभव, जिन्हें 2 दर्जन दूरियां कहा गया है, लोगों के लिए कहानियाँ और यादें बनाने के लिए पर्याप्त थी। ये धुंधली दोपहरें कप, दाव और बाधाओं से भरी होती थी, जो शायद किसी तरह के सामाजिक आयोजन या गतिविधियों को दर्शाती है। इन अनुभव के माध्यम से ही लोगों के नाम और पहचान बनती थी और ये यादें धुंधली होती हुई भी पुरानी और ख़ास जून के महीने की तरह मन में बसी रहती थी। यानी बहुत समय पहले, इसको ऐसे एक आसान तरीके से समझते हैं, यानी बहुत समय पहले, शायद जब तुम छोटे बच्चे भी नहीं थे, उससे भी थोड़े पहले, लगभग 15 साल पहले की बात है। उस समय लोगों के पास घूमने फिरने के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी और न ही आज के तरह हर तरफ इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। तो समझो जैसे तुम्हारे पास खेलने के लिए सिर्फ 2 दर्जन यानी 24 अलग अलग जगह ही हो, बस इन्हीं जगहों पर तुम अपने दोस्तों के साथ खेलने, दौड़ने और मज़े करते। तो कवि कह रहा है कि उस समय लोगों के लिए ये थोड़ी सी ही जगह काफ़ी थी। इन्हीं जगहों से उनकी कहानियाँ बनती थी। जैसे तुम अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए कोई मज़ेदार बात करते हो या कोई शरारत करते हो, तो वो तुम्हारी एक याद बन जाती है, एक छोटी सी कहानी बन जाती है ना। तो उसी तरह उन दिनों की जो धुंधली धुंधली दोपहरें होती थी, उनमें शायद कुछ खेल होते थे, जैसे कि कप उठाना या किसी चीज़ पर दांव लगाना, जैसे शर्त लगाना।
या फिर कुछ ऐसी प्रतियोगिताएं होती थी जिनमें सबको बराबर का मौका मिले, जैसे हैंडीकैप रेस। तो इन सब चीज़ों से लोगों के नाम जुड़ जाते थे। जैसे अगर तुम कोई रेस जीत जाते हो तो सब तुम्हें उस नाम से जानने लगते हैं कि अरे ये तो वो बच्चा है जो रेस जीतता था। इस तरह से उनके नाम उनकी यादों में रच बस गए थे। जैसे किसी पुरानी और प्यारी जून के महीने की कोई धुंधली सी तस्वीर हमारे मन में हमेशा के लिए छप जाती है। तो इस कविता में कवि कहता है, पहले ज़िंदगी थोड़ी सरल थी और कम चीज़ों से ही लोगों की पहचान और यादें बन जाती थी, जो आज भी उनकी पुरानी यादों में बसी हुई है। जैसे तुम्हारी पुरानी छुट्टियों की यादें तुम्हें आज भी अच्छी लगती है, वैसे ही। तो जैसे इस तरीके थर्ड स्टैंजा को डिस्कस करते हैं। मान लो कहीं पर कोई बहुत बड़ा खेल होने वाला है, जैसे घुड़दौड़ या कोई और बड़ी रेस, ठीक है। सिल्कस एट द स्टार्ट, सिल्क्स एट द स्टार्ट अगेंस्ट द स्काई का मतलब है कि जब खेल शुरू होने वाला होता है तो जो खिलाड़ी होते हैं उन्होंने रेशमी कपड़े पहने होते हैं जो आसमान की तरह चमक रहे होते हैं। जैसे रंग बिरंगे पतंगे आसमान में उड़ती हुई दिखती है, वैसे ही उनके कपड़े भी दिख रहे होते हैं। फिर नंबर्स एंड पैरासोल्स आउटसाइड का मतलब है कि बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, उनके हाथों में नंबर वाले बोर्ड हैं, शायद खिलाड़ियों की पहचान के लिए, और कुछ लोगों ने धूप से बचने के लिए रंगीन छाते पैरासोल्स पकड़े हुए हैं। स्क्वाड्रंस ऑफ एम्प्टी कार्स एंड हीट का मतलब है वहाँ पर बहुत सारी खाली कारें खड़ी हैं, जैसे किसी बड़े मेले में खड़ी होती हैं, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, जैसे दोपहर की धूप में होती है। एंड लिटर्ड ग्रास देन द लॉन्ग क्राई, तो यहाँ पर इस खेत के बारे में तुरंत खबरें छपने वाली है जो सड़कों पर लगे अखबारों के बोर्ड पर दिखाई देंगी। जैसे कोई बड़ी खबर आने पर तुरंत अखबार वाले उसे छापकर लोगों तक पहुँचाते हैं। हैंगिंग अनहश्ड टिल इट सबसाइड, तो इसका मतलब है कि इस खेल के बारे में तुरंत खबरें छपने वाली हैं जो सड़कों पर लगे अखबारों के बोर्ड पर दिखाई देंगी। जैसे कोई बड़ी खबर आने पर तुरंत अखबार वाले उसे छाप कर लोगों को दिखाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। यानी कि जहाँ खेल हो रहा है वहाँ की जो घास है पर शायद कुछ कागज़ या दूसरी चीज़ें गिरी हुई हैं, और फिर अचानक एक लंबी सी आवाज़ आती है, जैसे किसी ने जीतने या हारने पर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़। यह आवाज़ हवा में गूंजती रहती है और धीरे धीरे शांत होती है। तो इस खेल के बारे में तुरंत खबरें छपने वाली हैं जो सड़कों पर लगे अखबारों के बोर्ड पर दिखाई देगी। जैसे कोई बड़ी खबर आने पर तुरंत अखबार वाले उसे छापकर पहुंचा देते हैं। तो इस स्टैंजा में कवि एक ऐसे माहौल के बारे में बता रहा है जहां कोई बड़ा खेल शुरू होने वाला है। वहाँ रंगीन कपड़े पहने खिलाड़ी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथों में नंबर और छाते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और गर्मी है। फिर एक जोर की आवाज़ आती है जो धीरे धीरे शांत होती है और लगता है कि इस खेल की खबर तुरंत ही अखबारों में छपने वाली है। यह सब मिलकर एक उत्साह और हलचल भरा माहौल बना रहा है, जैसे किसी रोमांचक चीज़ के शुरू होने से पहले होता है। जो अब नेक्स्ट स्टैंजा है, जो स्टार्ट होता है, डू मेमोरीज प्लेग देयर ईयर लाइक फ्लाइज, दे शेक देयर हेड, डस्क ब्रिम द शैडोज। तो ये वाला जो स्टैंजा है इसमें हम देखते हैं खेल ख़त्म हो गया है, जो लोग वहाँ आए थे वो अपनी अपनी कारों में बैठकर वापस जा रहे हैं। क्या उनकी कारों में बैठी हुई यादें उन्हें मक्खियों की तरह परेशान कर रही है? ठीक है, डू मेमोरीज प्लेग देयर ईयर्स लाइक फ्लाइज, क्या उनकी कारों में बैठी हुई यादें उन्हें मक्खियों की तरह परेशान कर रही हैं? जैसे मक्खियाँ तुम्हें बार बार तंग करती है, क्या वैसे ही पुरानी यादें उन लोगों को बार बार याद आ रही है? शायद वो उस खेल के बारे में सोच रहे हैं, जो जीता, कौन हारा, क्या क्या हुआ। नेक्स्ट लाइन में बताया गया है कि शायद कुछ लोग अपनी हार या किसी और बात से थोड़ा दुखी हैं, इसलिए वो अपना सिर हिला रहे हैं। जैसे हम किसी बात से निराश होते हैं तो कहते हैं, यानी दे शेक देयर हेड, डस्क ब्रिम द शैडोज, समर बाय समर ऑल स्टोल अवे। यहाँ पर इसका मतलब है कि शाम हो रही है
और हर तरफ धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है, जैसे जैसे गर्मी के मौसम में धीरे धीरे दिन ढल जाता है और ऐसा लगता है जैसे हर गर्मी के साथ कुछ ना कुछ यादें या समय बीतता चला जाता है, जैसे कोई धीरे से कुछ चुरा ले जाए। द स्टार्टिंग गेट्स द क्राउड्स एंड क्राइज। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो खेल शुरू होने की जगह थी, जो भीड़ थी, जो लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें थी, ये सब अब शांत हो गई हैं, सिवाय उन शांत मैदानों के जहाँ कोई शोरगुल नहीं था। मतलब खेत और लोगों की हलचल तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन मैदान अब भी वैसे ही शांत हैं। The starting gates, the crowds and cries, all but the unmolesting meadows, all managed their names live they। तो यहाँ पर मतलब है कि जो खेल शुरू होने की जगह थी यानी स्टार्टिंग गेट था, जो भीड़ थी और जो लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें थी, ये सब अब शांत हो गई है, सिवाय उन शांत मैदानों के जहाँ कोई शोरगुल नहीं था। मतलब खेत और लोगों की हलचल तो ख़त्म हो गई, ठीक है, खेत और लोगों की हलचल ख़त्म हो गई, लेकिन मैदान अब भी वैसे ही शांत हैं। उन खिलाड़ियों के नाम शायद किसी पुरानी किताब या रिकॉर्ड में लिख दिए गए हैं, जैसे किसी कैलेंडर में तारीखें लिखी होती हैं, इसलिए उनके नाम अब भी ज़िंदा है। लोग उन्हें याद रखेंगे, भले ही वो अब वहाँ नहीं हैं। तो इस स्टैंजा में कवि बताना चाहता है कि कैसे खेल ख़त्म होने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है, लोगों के मन में यादें रह जाती है, कुछ उदासी भी हो सकती है, समय धीरे धीरे बीत जाता है, लेकिन जिन लोगों ने उस खेल में हिस्सा लिया उनके नाम हमेशा के लिए यादों और रिकॉर्ड में दर्ज हो जाते हैं। जैसे तुम्हारी स्कूल की स्पोर्ट्स डे की यादें तुम्हें हमेशा याद रहेंगी और शायद स्कूल के रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम भी लिखा गया होगा कभी। नेक्स्ट स्टैंजा में कवि बताते हैं कि जिन खिलाड़ियों के नाम रिकॉर्ड में लिखे गए थे, अब शायद लोग उनके नाम धीरे धीरे भूल गए हैं, जैसे कोई चीज़ फिसल जाती है और अब वो आराम से खड़े हैं, शायद अब वो उस दौड़ या खेल का हिस्सा नहीं रहे, तो वो किसी ऐसी चीज़ के लिए तेज़ी से दौड़ रहे हैं जिससे उन्हें खुशी मिले, शायद कोई और नया काम या शौक़। जैसे तुम खेलते खेलते थक जाते हो तो फिर अपनी पसंद का कोई और काम करने लगते हो। अब कोई भी उन्हें दूरबीन से घर जाते हुए नहीं देख रहा है, जैसे जब खेल ख़त्म हो जाता है तो दर्शक भी चले जाते हैं और खिलाड़ी भी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, जिन्हें कोई ख़ास तौर पर नहीं देखता। घड़ी एक दौड़ का समय माप रही थी, अब वो भी कोई भविष्यवाणी नहीं कर रही है, मतलब अब आगे कोई और दौड़ या मुकाबला नहीं हो रहा है जिसके बारे में वो बताएं। आगे बताया गया है कि सिर्फ घोड़े की देखभाल करने वाला जो ग्रूम होता है और उसका जो लड़का है शाम के समय घोड़ों की जो लगाम है, ब्रिडल है, लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अब सिर्फ घोड़े की देखभाल करने वाले ही बचे हैं और वे घोड़ों को वापस ले जा रहे हैं। तो इस लास्ट स्टैंजा में कवि बताना चाहते हैं कि समय बीत जाता है और जो खिलाड़ी कभी मशहूर थे शायद अब लोग उन्हें धीरे धीरे भूल गए हैं। वो अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं अपनी खुशियों की तलाश में। अब वहाँ सिर्फ घोड़े और उनकी देखभाल करने वाले बचे हैं जो शाम को उन्हें वापस ले जा रहे हैं। यह ऐसा है जैसे कोई मेला ख़त्म हो जाता है, रौनक चली जाती है और सिर्फ सामान समेटने वाले लोग ही बचते हैं। कवि हमें याद दिला रहे हैं कि हर चीज़ बदलती है और समय बीत जाता है।